नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीना चक्रवर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज बोरी। आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि बीएससी फाइनल ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के यूनिट 1 क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है। इस लेक्चर में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टू पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स, application of Schrodinger wave equation to hydrogen atom and its separation into three variables, radial and angular wave function. Application of Schrodinger time independent equation. किसी भी सिस्टम पर श्रोडिंगर तरंग समीकरण को लागू करने के लिए हमें 4 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले उस सिस्टम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखना। दूसरा स्टेप है उस सिस्टम की बाउंड्री कंडीशंस को डिसाइड करना। तीसरा, श्रोडिंगर इक्वेशन जो कि सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसे सॉल्व करके साई की वैल्यू प्राप्त करना, और साई के इस मान को आइगन फंक्शन कहा जाता है, और साई के इस मान के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी की वैल्यू मिलती है उसे आइगन वैल्यू कहते हैं। तो श्रोडिंगर इक्वेशन को हल करके हम उस सिस्टम का वेव फंक्शन तरंग फलन साई और उसकी ऊर्जा ई का मान ज्ञात करते हैं। और फोर्थ स्टेप है एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन आउट ऑफ वेव फंक्शन। जो तरंग फलन साई का मान हमें प्राप्त होता है, उसकी सहायता से हम उस सिस्टम के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सबसे सिंपलेस्ट एप्लीकेशन है पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स, जिसके लिए हम मानते हैं कि हमने पार्टिकल को एक विमीय बॉक्स में रखा है, जिसकी बाउंड्रीज हैं x = 0 से लेकर x = a तक। अर्थात इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस संदूक की जो लंबाई है वो है a लंबाई की इस संदूक के अंदर पार्टिकल गतिमान है। पार्टिकल इज इन मोशन, देयरफॉर potential energy of the particle inside the box V is equal to 0। inside the box को हमने एरिया 2 से डिनोट किया है, तो एरिया 2 में पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी 0 है। और इस बॉक्स से बाहर एरिया 1 और एरिया 3 में इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट है, यानी अनंत है। इसलिए यहाँ पर कण के पाए जाने की प्रायिकता न के बराबर, यानी रीजन 1 और रीजन 3 में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता न के बराबर होगी। इसलिए साई इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0 एंड साई इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू a। कण के पाए जाने की प्रायिकता कहाँ होगी? एरिया 2 में, यानी बॉक्स के अंदर, और इसी प्रायिकता का अनुमान हमें लगाना है। श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को लिखा जा सकता है del2 psi by del x square प्लस del2 psi by del y square प्लस del2 psi by del z square प्लस 8 pi square m e minus v by h square into psi is equal to 0। ये इक्वेशन 3 डायमेंशन के लिए हैं, जिसमें x, y और z तीनों कोऑर्डिनेट मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त जो बॉक्स हमने लिया है वो 1 डायमेंशनल बॉक्स है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट मौजूद हैं। इसीलिए इस समीकरण से y और z हटा देंगे। दूसरी बात, बॉक्स के अंदर जब कण गतिमान है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा 0 है, इसलिए इस समीकरण में v के स्थान पर 0 रखेंगे और हमें समीकरण प्राप्त होगा कुछ इस रूप में del2 psi by del x square प्लस 8 pi square m e upon h square into psi is equal to 0। ये एक विमीय बॉक्स में गति करते हुए कण के श्रोडिंगर तरंग समीकरण को दर्शाता है। अब इस समीकरण में हमें हल करना है समीकरण को, और हल करके हमें साई और ई का मान ज्ञात करना है। लेकिन यह समीकरण सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसका हल ज्ञात करना इतना सरल नहीं होगा। इसलिए हम इस समीकरण को पहले एक ऐसे रूप में बदलेंगे, ऐसे रूप के समीकरण में बदलेंगे जिस अवकल समीकरण का हल
हमें गणित में पहले से ज्ञात हो। ऐसा करने के लिए 8 पाई स्क्वायर me/h² के स्थान पर अल्फा स्क्वायर रख दिया जाता है और समीकरण का रूप परिवर्तित हो जाता है del 2 psi by del x स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। और ये एक वेल नोन डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका हल हमें पता होता है और इसका हल दिया जाता है साई इज इक्वल टू ए ई टू द पावर आई अल्फा एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस आई अल्फा एक्स के द्वारा, जहाँ ए और बी ऑर्बिटरी कांस्टेंट है। स्वेच पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स के लिए श्रोडिंजर तरंग समीकरण का हल प्राप्त करने के लिए माना ऑर्बिटरी कांस्टेंट b का मान 0 है। साई इक्वेशन में b इज इक्वल टू 0 रखने पर हमें प्राप्त होगा साई इज इक्वल टू a e टू द पावर आई अल्फा x, जहाँ e टू द पावर आई x का फॉर्मूला होता है e टू द पावर आई x इज इक्वल टू cos x प्लस आई साइन x। ये मान e टू द पावर आई अल्फा x के स्थान पर रखने पर लिखा जा सकता है साई इज इक्वल टू a cos अल्फा x प्लस आई साइन अल्फा x। a को हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें प्राप्त होगा साई इज इक्वल टू a cos अल्फा x प्लस ए आई साइन अल्फा x। a इंटू आई को एक नया कांस्टेंट a डैश कहते हैं, तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं साई इज इक्वल टू a cos अल्फा x प्लस a डैश साइन अल्फा x। अब इस इक्वेशन 3 पर हम बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे और बाउंड्री कंडीशंस हमने पहले स्लाइड्स में देखी हुई है कि जो हमारा बॉक्स है वो कन्फाइंड है बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a पर, और इन बाउंड्रीज पर साई की वैल्यू है 0। यानी पहली बाउंड्री कंडीशन है व्हेन x इज इक्वल टू 0 साई इज इक्वल टू 0, और दूसरी बाउंड्री कंडीशन है व्हेन x इज इक्वल टू a साई इज इक्वल टू 0। ये दोनों बाउंड्री कंडीशंस हम एक एक करके अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन पर। तो पहला बाउंड्री कंडीशन यूज़ करने पर जिसके अनुसार व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन साई इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में x के स्थान पर 0 रखेंगे और साई के स्थान पर 0 रखने पर प्राप्त होगा 0 इज इक्वल टू a cos 0 प्लस a डैश साइन 0। लेकिन हम जानते हैं कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 की वैल्यू होती है 1। ये दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन पे रखने पर 0 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस a डैश इंटू 0। a डैश इंटू 0 0 हो जाएगा, तो रहेगा 0 इज इक्वल टू a, या हम ये कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 0। यानी पहली बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने पर हमें a की वैल्यू प्राप्त होती है। इस a की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखने पर साई इज इक्वल टू a डैश साइन अल्फा x। अब इस इक्वेशन में दो अननोन क्वांटिटीज़ है, एक है a डैश और दूसरा है अल्फ़ा, जिनके मान हमें ज्ञात करने हैं। अतः हम इस इक्वेशन पर सेकेंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू विच व्हेन x इज इक्वल टू a देन साई इज इक्वल टू 0। देयरफॉर फ्रॉम आवर इक्वेशन वी कैन राइट 0 इज इक्वल टू a डैश साइन अल्फा a। साई के स्थान पर 0 रख दिया और x के स्थान पर a रखने पर हमें ये समीकरण प्राप्त होता है। a डैश इंटू साइन अल्फा a, ये प्रोडक्ट 0 के इक्वल तभी होगा जब आइदर a डैश इज इक्वल टू 0 और साइन अल्फा a इज इक्वल टू 0। लेकिन प्रीवियस स्लाइड्स में हमने देखा है कि a डैश इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस कंडीशन और दिस इक्वेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन साइन अल्फा a इज इक्वल टू 0। लेकिन साइन का मान 0 कब होता है? जब साइन पाई हो, साइन 2 पाई हो, साइन 3 पाई हो। इसका मतलब है कि साइन n पाई की वैल्यू होती है 0। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं साइन अल्फा a इज इक्वल टू साइन n पाई, क्योंकि दोनों के ही मान 0 के बराबर हैं। अब
इस इक्वेशन से एंगल्स को इक्वेट करने पर अल्फा ए इज इक्वल टू एन पाई, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू एन पाई बाई ए, यानी सेकेंड बाउंड्री कंडीशन की सहायता से हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट की विच इज इक्वल टू एन पाई बाई ए, और इस मान को हम इक्वेशन 5 में रख सकते हैं जिससे हमें साई की वैल्यू प्राप्त होगी। था एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। जब हमने श्रोडिंजर तरंग समीकरण को एक जाने पहचाने गणितीय रूप में परिवर्तित किया था तो हमने अल्फा स्क्वायर का मान रखा था 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर, और अब हमें अल्फा की वैल्यू मिली है एन पाई बाई ए, या अल्फा स्क्वायर है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। दोनों में लेफ्ट हैंड साइड अल्फा स्क्वायर है, दोनों अल्फा स्क्वायर के मान को दर्शा रहे हैं, इसलिए राइट हैंड साइड को इक्वेट किया जा सकता है और लिख सकते हैं 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। दोनों तरफ से पाई स्क्वायर और पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ई का मान प्राप्त होगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है ये दर्शाता है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो कि एक विमीय संदूक में गति कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा का सूत्र है। जब इलेक्ट्रॉन वन डायमेंशन बॉक्स में मूव कर रहा है तो वो बाउंड्रीज के बीच में कन्फाइंड है, और ऐसी स्थिति में उसका एनर्जी लेवल जो है वो क्वांटाइज्ड होगा। इसीलिए जो फॉर्मूला हम लिखते हैं, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है, एनर्जी इज इक्वल टू एन एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर, जहाँ पर एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन हो सकती है। यदि हम एन की वैल्यू 1 रख दें तो पहला एनर्जी लेवल जो हमें प्राप्त होगा वो है E1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर। जब हम एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो सेकेंड एनर्जी लेवल E2 इज इक्वल टू 4h स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर। एन इज इक्वल टू 3 रखने पर E3 इज इक्वल टू 9h स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर। और इसी तरह एन की वैल्यू रखकर हम उसके करस्पॉन्डिंग लेवल की एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि हम इन एनर्जी लेवल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस देखना चाहें तो E2 माइनस E1 करने पर 4h स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमें प्राप्त होगी 3h स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर। इसी प्रकार E3 माइनस E2 इज इक्वल टू 5h स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर। ये वैल्यूज़ देखने पर हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल इज नॉट कांस्टेंट। E2 माइनस E1 की ऊर्जा E3 माइनस E2 की ऊर्जा से भिन्न है, कांस्टेंट वैल्यू हमें प्राप्त नहीं हो रही। n की मिनिमम वैल्यू होती है 1। जब हम इस मिनिमम वैल्यू को रखेंगे फॉर्मूला में तो हमें एनर्जी की मिनिमम वैल्यू मिलेगी विच इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर, और ये एनर्जी जो है इसे हम कहते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। अल्फा का मान हमें प्राप्त हो चुका है एन पाई बाई ए। अब हमें ए डैश का मान प्राप्त करना है, तो साई इज इक्वल टू ए डैश साइन अल्फा एक्स में अल्फा के स्थान पर हम एन पाई बाई ए रख देते हैं। हमें प्राप्त होता है साई इज इक्वल टू ए डैश साइन एन पाई बाई ए इंटू एक्स। अब यहाँ से ए डैश का मान ज्ञात करने के लिए हम नॉर्मलाइजिंग कंडीशन यूज़ करते हैं और उसके अनुसार इंटीग्रेशन ऑफ साई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1। साई की जगह हमारे पास है ए डैश साइन एन पाई बाई ए इंटू एक्स, हम इसका स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ रखते हैं ए डैश, चूंकि कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर लिखा जा सकता है। ए डैश स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एन पाई बाई ए इंटू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी नॉर्मलाइजिंग कंडीशन में ली जा सकती है, लेकिन हमारा जो पार्टिकल है वो एक ऐसे बॉक्स के अंदर गतिमान है
जिस बॉक्स की लंबाई है a, अर्थात जिस बॉक्स की बाउंड्रीज हैं x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a, इसलिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के स्थान पर लिमिट ली जाएगी 0 से लेकर a तक। तो हम लिख सकते हैं a डैश स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर n पाई बाई a इंटू एक्स फ्रॉम 0 टू a dx इज इक्वल टू 1। और इस इंटीग्रेशन का सोल्यूशन मैथ्स में हमारे पास है जिसका वैल्यू होता है a/2। इस मान को इस इंटीग्रेशन के स्थान पर रखने पर a डैश स्क्वायर इंटू a/2 इज इक्वल टू 1। यहाँ से a डैश स्क्वायर का मान प्राप्त होगा 2/a, अतः a डैश लिखा जा सकता है √2/a। a डैश की इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमें कंप्लीट वेव फंक्शन साई प्राप्त होगा। साई इज इक्वल टू √2/a साइन n पाई बाई a इंटू एक्स। और ये साई वो साई है जो एक विमीय बॉक्स में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन से जुड़ी हुई तरंग के तरंग फलन को दर्शाता है। तो इस प्रकार हमने श्रोडिंगर तरंग समीकरण का उपयोग करते हुए वन डायमेंशनल बॉक्स में गतिमान कण के तरंग फलन साई का मान और उसकी ऊर्जा ई का मान प्राप्त किया। दूसरा जो एप्लीकेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का वो हाइड्रोजन एटम पर है। हाइड्रोजन एटम में हमारे पास दो चार्ज पॉइंट्स होते हैं, एक है इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज है और दूसरा है न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज है। और किसी भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है उसे हम कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और उसका फॉर्मूला जो है वो दिया जाता है F इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2/r² से। Q1 अगर हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेते हैं तो माइनस ऑफ E, और Q2 अगर हम नाभिक का आवेश लेते हैं तो Z इंटू E। तो ये फोर्स की वैल्यू हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू माइनस ऑफ E इंटू ZE अपॉन r², जहाँ पर r इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच के दूरी को दर्शाता है। अब अगर हम पोटेंशियल एनर्जी यानी V की गणना करना चाहें तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू dr। ये इलेक्ट्रॉन को r डिस्टेंस के न्यूक्लियस की ओर लाने में किए गए कार्य के तुल्य होता है। तो उस कार्य की गणना हम कैसे करते हैं, बल गुणित दूरी यानी F इंटू dr। इसलिए V इज इक्वल टू हुआ माइनस ऑफ इंटीग्रेशन F इंटू dr। यहाँ F की वैल्यू हमारे पास है माइनस ऑफ ZE²/r², वो वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। और जब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन से हमें प्राप्त होता है V इज इक्वल टू माइनस ZE²/r। V के इस मान को हम श्रोडिंगर तरंग समीकरण नेबुला स्क्वायर साई प्लस 8π²m/h² E माइनस V इंटू साई इज इक्वल टू 0 में V के स्थान पर रख देते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण प्राप्त होता है नेबुला स्क्वायर साई प्लस 8π²m/h² इंटू E प्लस ZE²/r इंटू साई इज इक्वल टू 0। अब इस तरंग समीकरण को हमें हल करना है और हल करके तरंग फलन का मान प्राप्त करना है। चूंकि हाइड्रोजन एटम के पोटेंशियल एनर्जी स्फेरिकल सिमेट्री की होती है, इसीलिए हमें श्रोडिंगर तरंग समीकरण को पोलार कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना होगा। अभी तक जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण था वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्तीय निर्देशांक यानी x, y और z के रूप में था। नेबुला स्क्वायर को हम लिखा करते हैं del 2 psi by del x स्क्वायर प्लस del 2 psi by del y स्क्वायर प्लस del 2 psi by del z स्क्वायर। तो अब तक जो समीकरण हमने देखा था वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में था। अब इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हमें पोलार कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए जो रिलेशनशिप यूज़ करेंगे वो है x इज इक्वल टू r sin थीटा cos phi, y इज इक्वल टू r sin थीटा sin phi एंड z इज इक्वल टू r cos थीटा। यानी x, y और z के स्थान पर हम ये मान इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहाँ r रेडियल डिस्टेंस को, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी को, थीटा और फाई लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यानी
एंगुलर वेव फंक्शन को दर्शाता है। इन तीनों एक्स वाई जेड की सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन में करने पर श्रोडिंगर तरंग समीकरण पोलार कोऑर्डिनेट्स के रूप में लिखा जा सकता है 1/r² del by del r into r² del psi by del r plus 1/r² sin theta del by del theta into sin theta del psi by del theta plus 1/r² sin² theta del 2 psi by del phi square plus 8 pi square m upon h square into e plus ze square by r into psi is equal to 0। ये समीकरण श्रोडिंगर तरंग समीकरण है पोलार कोऑर्डिनेट्स के ध्रुवीय निर्देशांकों के रूप में। जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, हाइड्रोजन एटम के लिए पोलार कोऑर्डिनेट्स में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है जिसे सॉल्व करने पर हमें साई की वैल्यू प्राप्त होगी। इस इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स हैं r, थीटा एंड फाई, इसलिए जो भी साई का मान प्राप्त होगा उसमें भी ये 3 वेरिएबल्स होंगे r, थीटा एंड फाई। साई को इन 3 वेरिएबल्स के रूप में लिखा जा सकता है साई इज इक्वल टू r ऑफ r, थीटा ऑफ थीटा एंड फाई ऑफ फाई, जहाँ पर r इज नोन एज रेडियल वेव फंक्शन और थीटा एंड फाई एंगुलर वेव फंक्शन के नाम से जाने जाते हैं। साई का यह मान जब हम इक्वेशन में रखते हैं तो श्रोडिंगर इक्वेशन को 3 इक्वेशंस में डिवाइड किया जा सकता है, जिनमें से हर एक इक्वेशन एक वेरिएबल को दर्शाता है। ये 3 इक्वेशंस हैं 1/phi del 2 phi by del phi square is equal to -m² जो phi का इक्वेशन है, 1/sin theta del by del theta sin theta del theta by del theta plus बीटा माइनस m² अपॉन sin² थीटा इंटू थीटा इज इक्वल टू 0 जो कि थीटा का समीकरण है, और तीसरा समीकरण है 1/r del by del r r² del r by del r plus 8 pi square m upon h² into e plus ze square by r into r² is equal to बीटा जो कि r का समीकरण है। यहाँ पर m और बीटा स्थिरांक हैं। इन 3 समीकरणों को हल करने पर पहले समीकरण से हमें फाई का मान प्राप्त होगा, दूसरे समीकरण से थीटा का मान प्राप्त होगा और तीसरे समीकरण से r का मान प्राप्त होगा। इन तीनों मान को इस समीकरण में रखने पर हमें साई का मान प्राप्त होगा जो कि हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े तरंग के तरंग फलन को दर्शाता है। रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन। An orbital is a mathematical function called a wave function that describes an electron in an atom. तरंग फलन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की व्याख्या, उसके व्यवहार की व्याख्या करता है। अब हमने देखा कि साई में एक्चुअली 2 पार्ट हैं, एक r और दूसरा थीटा एंड फाई। r के पार्ट को हम कहते हैं रेडियल वेव फंक्शन और थीटा और फाई को हम कहते हैं एंगुलर वेव फंक्शन, जिसे कैपिटल Y से दर्शाया गया है। रेडियल वेव फंक्शन बतलाता है कि इलेक्ट्रॉन की नाभिक से कितनी दूरी पर स्थित है, मौजूद है। तो एंगुलर वेव फंक्शन ये बतलाता है कि शेप ऑफ ऑर्बिटल क्या है, अर्थात साई जो है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ रेडियल फंक्शन इनटू एंगुलर फंक्शन। दैट मीन्स साई इज इक्वल टू r इंटू वाई। r से हमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति और y से हमें ऑर्बिटल के शेप के बारे में जानकारी। रेडियल वेव फंक्शन हमारे लिए यह जानना ज़रूरी है कि परमाणु में नाभिक से कितनी दूरी पर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में मौजूद है। नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी जितनी अधिक होगी
नाभिक का आकर्षण बल उस पर उतना कम होगा। इलेक्ट्रॉन की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का उपयोग किया जाता है, जिसके लिए ग्राफ खींचा जाता है इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी तथा त्रिज्यीय फलन साई के बीच में। विभिन्न कक्षकों के लिए प्राप्त ग्राफ इस स्लाइड में दर्शाए गए हैं। जैसे यह ग्राफ 1s के लिए है, 2s, 3s के लिए, यहाँ 2p और 3p के लिए ग्राफ दर्शाया गया है, जबकि ये ग्राफ 3d ऑर्बिटल के लिए दर्शाया गया है। इन ग्राफ को देखने से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रत्येक प्रकरण में मूल बिंदु इस वक्त हमने नाभिक को लिया हुआ है, मूल बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता हर प्रकरण में 0 है, अर्थात इलेक्ट्रॉन नाभिक में कभी भी नहीं हो सकता। रेडियल वेव फंक्शन का मान मुख्य क्वांटम संख्या n के मान पर निर्भर करता है। n का मान जितना अधिक होगा, नाभिक से उतनी ही दूरी पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होगी। इस प्रकार रेडियल वेव फंक्शन की सहायता से परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है एंगुलर वेव फंक्शन विच डिस्क्राइब्स द स्फेरिकल हार्मोनिक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मोशन। Because orbitals are a cloud of the probability density of the electron, the square modulus of the angular wave function influences the direction and shape of the orbital. Angular wave function जो है, जिसे आप थीटा और फाई से दर्शाते हैं, जो कि क्वांटम संख्या L और M पर निर्भर करता है, ये किसी भी ऑर्बिटल के डायरेक्शन, उसकी ज्यामिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। और जैसे कि S स्फेरिकल सिमेट्री रखता है, गोलाकार होता है। P में 3 ऑर्बिटल हैं, px, py एंड pz, जो कि डंबल आकार के हैं। और D में 5 ऑर्बिटल्स हैं, dxy, dyz, dzx। ये तीनों ऑर्बिटल निरक्षीय हैं, इनके लोब्स अक्षों पर नहीं बल्कि इन बिटवीन द एक्सिस पाए जाते हैं। और 2 ऑर्बिटल हैं, dx2 - y2 एंड dz2, जो कि एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, अक्षीय ऑर्बिटल हैं, जिनके लोब्स ऑन द एक्सिस पाए जाते हैं। अल्फा, एंड विद दिस आई कंक्लूड माय लेक्चर। थैंक यू।